बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल जिसका हम फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ये स्टडी किया था कि कैसे मिस्टर वेदरबाय ने मिस्टर चिप्स को कुछ एडवाइस की, कुछ मशवरा दिया और उसके बाद हमने ये देखा कि मिस्टर चिप्स के ज्वाइन करने से पहले ही, यानी कि उसके फर्स्ट क्लास लेने से पहले वेदरबाय की डेथ हो गई थी। नया हेडमास्टर मेल्ड्रम बना था, लेकिन उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया। वो वैसे पूरे नावल को सामने रखकर मैंने आपको बताया था कि मेल्ड्रम 1870 से लेकर 1900 तक, 1870 से 1900 तक हेडमास्टर रहा था। अब आज हम ये स्टडी करेंगे कि मिस्टर चिप्स जो है वो जब ज्वाइन किया उसने, तो पहली क्लास उसने जो ली दैट वाज प्रेप क्लास मतलब प्रिपरेटरी क्लास। और ये मैंने आपको बताया था इट वाज अ सॉर्ट ऑफ ज़ीरो पीरियड। इसमें पूरा स्कूल एक जगह इकट्ठा होता था और उनकी वहाँ पर अटेंडेंस भी होती थी। लेट्स स्टार्ट द लेसन विदाउट एनी डिले। परहैप्स इट वाज, किस चीज़ के बारे में बात हो रही थी? बात ये हो रही थी कि मिस्टर वेदरबाय ने जो उसको आखिरी अल्फाज मशवरे में बोले थे वो ये बोले थे कि किसी को खुद से खेलने की इजाज़त न देना। Firm attitude, take up a firm attitude, do not let anybody play games with you। ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सख्ती से पेश आने का मशवरा दिया मिस्टर वेदरबाय ने मिस्टर चिप्स को। तो मैं आपको लगातार ये बताता आया हूँ कि बड़ी खूबसूरत तरीके से नावल लिखा गया है, एक बात से दूसरी बात बड़ी खूबसूरत तरीके से जुड़ी हुई है। तो उसमें जिसमें बात उसने की थी कि दैट इज़ द सीक्रेट ऑफ इट, यही इसका राज था, इसकी रेसिपी थी। तो वाकई शायद यही थी, ये बात हो रही है। पर हैव्स इट वाज, शायद ऐसा ही था। ये बात अब यहाँ पूरे पैराग्राफ में हम देखेंगे कि इसकी वजाहत हो रही है कि कैसे मजबूत रवैया और सख्ती जो है कामयाबी की ज़मानत करार दी जा सकती है। पहली क्लास में उसने सख्ती की और उसका पॉजिटिव रिजल्ट उसको मिला। परहैप्स इट वाज, शायद ऐसा ही था। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप। ही रिमेंबर्ड दैट फर्स्ट ट्रेमेंडस ऑर्डियल ऑफ टेकिंग प्रेप। उसको याद था फर्स्ट, अपना पहला ट्रेमेंडस, बहुत बड़ा ऑर्डियल, आजमाइश, ट्रायल ऑफ टेकिंग प्रेप। अ सितंबर सनसेट, वो उसकी वजाहत बाद में देखेंगे। शायद यही कामयाबी की ज़मानत थी। उसे याद था कि कैसे उसकी पहली क्लास लेना उसके लिए बहुत बड़ी आजमाइश साबित हुई। अ सितंबर सनसेट मोर देन हाफ अ सेंचुरी अगो, 50 साल से भी ज़्यादा का अरसा गुजरा। एक सितंबर का गुरूब आफ्ताब का वक्त था। अब सनसेट का वक्त वो क्लास में क्या कर रहा था, ये बात मैं पहले वजाहत कर चुका हूँ कि वो बोर्डिंग स्कूल था, हॉस्टलाइज्ड थे स्टूडेंट्स वहाँ पर, और वहाँ पर इवनिंग क्लासेस भी हुआ करती थी। बिग हॉल फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस। बिग हॉल, ये वहाँ पर एक हॉल था, कैपिटलाइज इसलिए किया गया कि ये एक प्रॉपर नाउन है। एक वहाँ पर रूम था, उसका नाम था बिग हॉल। फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, लस्टी यहाँ मुराद है हट्टे कट्टे मोटे ताज़े, बारबेरियंस जंगली। फुल ऑफ लस्टी बारबेरियंस, हट्टे कट्टे जंगलियों से भरा हुआ था बिग हॉल। रेडी टू पाउंस ऑन हिम, रेडी जो तैयार थे, पाउंस ऑन हिम उस पर झपटने के लिए, पाउंस झपटना, ऑन हिम मिस्टर चिप्स पे, एज देयर लेजिटिमेट प्रे, लेजिटिमेट का मतलब कानूनी, प्रे का मतलब शिकार, उसको अपना कानूनी और जायज़ शिकार समझकर उस पर झपटने के लिए वहाँ पर हट्टे कट्टे जंगलियों से भरा हुआ पूरा हाल था। हिज यूथ, उसकी जवानी, ये भी उसको याद है। फ्रेश कम्प्लेक्शन, ताज़ा रंगत, खिली हुई रंगत। हाई कॉलर्ड, ये उसने शर्ट पहनी हुई थी हाई कॉलर की। एंड साइड बिस्कर्ड, लंबी कलमें थीं। ऑड फैशंस, ये अजीब व गरीब किस्म के फैशन थे। पीपल फॉलोड इन दोज डेज, जो कि उन दिनों लोग फॉलो किया करते थे। At the mercy of 500 unprincipled ruffians to whom the baiting of new masters was a fine art, an exciting sport, and something of a tradition. वो किसके रहमो करम पर था? ये जो नौजवान था जो उसके जहन में आ रहा था, जो कि ताज़ा खिली हुई रंगत का हामिल था, हाई कॉलर शर्ट में मलबूस था और लंबी कलमें रखी हुई थी, फैशनेबल के साथ नौजवान, किसके रहमो करम पर था? एट द मर्सी ऑफ, किसके रहमो करम पर? 500
गैर मुहज़्ज़ब, प्रिंसिपल उसूल को बोलते हैं ना, तो प्रिंसिपल्ड का मतलब है बाउसूल, अनप्रिंसिपल्ड बेउसूल। मतलब एक ऐसा शख्स जो कि किसी उसूल और ज़ाब्ते की पाबंदी ना करता हो, एक इंतहाई बेकायदा अनडिसिप्लिन पर्सन को अनप्रिंसिपल्ड बोलते हैं। रफियन, बदमाश, गुंडा। टू होम, जिनके लिए, बेटिंग, बेट फंसाना, चारा डालना। ऑफ न्यू मास्टर्स, जिनके लिए नए टीचर्स को फंसाना, तंग करना। वाज अ फाइन आर्ट, एक इंतहाई लतीफ़ फ़न था। आपने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा होगा उर्दू में, इंग्लिश में उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? फ़नून लतीफ़ा, लतीफ़ बारीक को बोलते हैं, फ़नून फ़न की जमा है। यानी कोई ऐसा आर्ट जिसको समझने और सीखने के लिए बड़ी महारत चाहिए हो। तो उनके मुताबिक ये एक बड़ी महारत का काम था, नए टीचर को फंसाना, तंग करना। एन एक्साइटिंग स्पोर्ट, और नए टीचर को तंग करना एक थ्रिलिंग, एक्साइटिंग, एक यानी कि सनसनी फैला देने वाला और जोश दिलाने वाला खेल भी था। एंड समथिंग ऑफ ट्रेडिशन, और एक रिवायत भी थी। तो पूरे सेंटेंस को देखें तो यूं बनेगा कि उसको वो नौजवान याद है जो वो खुद था, जाहिर है, जो कि खिली हुई रंगत का हामिल था, हाई कॉलर की शर्ट में था और लंबी कलमें रखी हुई थीं, और वो ऐसे 500 गैर मुहज़्ज़ब गुंडों के रहमो करम पर था जिनके लिए नए उस्ताद को फंसाना एक इंतहाई महारत का काम भी था, एक खेल भी था और एक रवायत भी थी। यानी वो समझते थे कि ये उनका हक है और ये इसको एक आम चीज़ नहीं समझते थे, एक बड़ी महारत का काम समझते थे और वो ये ज़रूर करते थे, नए टीचर को लाजमी तंग करते थे। डिसेंट लिटिल बेगर्स इंडिविजुअली, डिसेंट रिस्पेक्टेबल, बावकार, लिटिल छोटे छोटे, बेगर बेकारी, यानी कि डरपोक किस्म के बच्चे थे। अगर उनको एक करके आप बुला लेते ना, एक एक करके उनको साइड पे बुलाते, शायद वो कांपना शुरू कर देते, डरपोक से थे। लेकिन बट एज अ मॉब, एज अ ग्रुप, एज अ क्राउड, जस्ट पिटीलेस एंड इम्प्लैकेबल। पिटीलेस, बेरहम, मर्सीलेस, इम्प्लैकेबल, अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके, कैसे सैलाब की तरह बन जाते थे जिसको रोकना नामुमकिन था। द सडन हुश एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क ऑन द डाइस, अचानक एक खामोशी सी छा गई। अचानक, सडन, हुश, साइलेंस। अच्छा, एक इसकी स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन हश भी है, हश भी इसको बोलते हैं। हुश जो है वो भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर इसको फ्रिक्वेंटली जो सुना गया है वो हश है बेसिकली। द सडन हश, अचानक एक खामोशी, मुकम्मल साइलेंस, हु का आलम तारी हो गया। एज ही टुक हिज प्लेस एट द डेस्क, डेस्क ये वो जगह होती है जहाँ पे टीचर खड़ा होता है, उसके सामने जो पोडियम पड़ा होता है, पोडियम, रोस्ट्रम, आपने देखा होगा कॉलेजेस वगैरह में ज़्यादातर यहाँ पे इस्तेमाल होता है, स्कूल्स में यहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पर स्कूल्स में भी इस्तेमाल होता है। ऑन द डाइस, डाइस, डाइस जो है ये बेसिकली वो रेज्ड जगह होती है जो कि हॉल्स वगैरह में इस्तेमाल होती है, ताकि ज़्यादा ऑडियंस अगर बैठे हुए हों तो उनको वाज़े तौर पर एंड तक बोलने वाले का चेहरा बखूबी नज़र आता रहे। वो रेज्ड जगह को डाइस बोलते हैं। यानी जब उसने अपनी जगह संभाली उस रेज्ड जगह पर, बुलंद जगह पर जाकर, डाइस पे जाके अपने डेस्क के साथ, अपने पोडियम के साथ, तो एक अचानक खामोशी छा गई। द स्काउल, स्काउल आपने कई बार पहले पढ़ा होगा, बटन में भी आपने पढ़ा था। नॉर्मल, स्काउल्ड, फ्राउंड, तेवरी चढ़ाना, माथे पर बल डालना। ही अस्यूम्ड, उसने माथे पर बल डाल लिया। अस्यूम्ड, उसने झूठ मूठ तारी कर लिया। वो फ्राउन जो था ना, तेवरी, उसने झूठ मूठ की चढ़ा ली। गुस्सा किसी बात पर नहीं था, गुस्सा बनता भी नहीं था, भी वो पहली दफ़ा उन सब से मिल रहा था, वो भी पहली दफ़ा उससे मिल रहे थे, लेकिन उसने माथे पर बल डाल लिए, उसीला एक जो है ना हुलिया इख्तियार कर लिया। क्यों? टू कवर हिज इनवर्ड नर्वसनेस, अंदर से वो घबराया हुआ था। इनवर्ड नर्वसनेस, अंदर की घबराहट को कवर करने के लिए, छुपाने के लिए। द टॉल क्लॉक टिकिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे एक बड़ी सी घड़ी, उसकी टिक टिक की आवाज़ चल रही थी। एंड द स्मेल्स ऑफ इंक एंड वार्निश, इंक, फाउंटेन पेन में ज़्यादातर बच्चे इंक इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड, उसकी ख़ास स्मेल होती है, अगर ज़्यादा डेफिनेटली बच्चों के पास होती है तो उसकी स्मेल फैली रहती है। और वार्निश ये एक एनेमल होता है, ENAMEL, एनेमल, एक किस्म का सॉर्ट ऑफ पेंट समझ लें, जो कि मेटल्स पे और लकड़ी पे किया जाता है उनको शाइनिंग बनाने के लिए। तो नया नया शायद चेयर्स पे और फर्नीचर पे किया गया था, जो बच्चों के बैठने के लिए वहाँ पे था।
इसलिए उसकी स्मेल फैली हुई थी। The last blood red rays slanting in slabs through the stained glass windows. Stained, दागदार, ग्लास, शीशा। और उन खिड़कियों के अंदर, खिड़कियों से अंदर सूरज की रोशनी आ रही थी जो कि स्लैंटिंग, एक एंगल से पड़ रही थी, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था तो वो तिरछी शुआएं पड़ रही थी। ब्लड रेड रेज किस कलर की थी? खून की तरह सुर्ख, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा था। खून की तरह सुर्ख सूरज की जो शुआएं थीं वो तिरछी होकर अंदर आ रही थीं। स्लैब्स, टुकड़े होते हैं, ये आपने ओवरकोट में ये लफ्ज़ पढ़ा था जब उस यंग मैन की बॉडी जो थी वो मार्बल स्लैब पे पड़ी हुई थी। इन स्लैब्स वो फर्श के, पत्थर के टुकड़ों पर पड़ रही थीं और आ कहाँ से रही थीं? थ्रू द स्टेन्ड ग्लास विंडोज़, खिड़की के दागदार शीशों में से होती हुई फर्श पे पत्थर के टुकड़ों पर पड़ रही थी। ये सारा मंजर उसको अभी भी बड़ा क्लियरली याद है, ये उसको रिकॉल कर रहा है। समवन ड्रॉप्ड अ डेस्क लिड। अब यहाँ पे ये शरारत का आगाज़ हुआ है। डेस्क लिड, लिड ढक्कन को बोलते हैं, और ये भी लफ्ज़ आपने डार्क देवरन गोल्डन आइड में पढ़ा था, ठीक है। इट्स लिड गिव अ बल्जिंग पॉप, रॉकेट मेटल कूल्ड इन द मैडो विंड्स एंड इट्स लिड गिव अ बल्जिंग पॉप, आपको याद होगा। लिड ढक्कन को बोलते हैं, तो आपके लिए न्यू वर्ड नहीं होना चाहिए। तो डेस्क लिड से मुराद ये है कि किसी ने अपने सामने पड़े हुए, बच्चों के सामने डेस्क पड़े होते थे, उनके अंदर वो बुक्स रखते थे, उसका ढक्कन होता था, बाकायदा कवर होता था, और उसके अंदर बुक्स रखते थे, और जो बुक क्लास में चल रही होती थी, लेसन चल रहा होता था, वो सामने ऊपर रखते, बाकी सारी उसके अंदर होती थी। अब उसने क्या किया, उसने ढक्कन उठाया और छोड़ दिया, उसकी आवाज़ आई, उस खामोशी को तोड़ा उसने, ठीक है। क्यों तोड़ा? वो इशारा था बाकी सब के लिए कि शुरू हो जाते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। किसी ने डेस्क का ढक्कन गिरा दिया, क्विकली, अचानक। ही मस्ट टेक एवरीवन बाय सरप्राइज। अब ज़रूरी था उसके लिए कि सबको हैरान कर देता और कल्प्रिट को पकड़ लेता। अगर ना पकड़ सका तो यहाँ से ऐसे एक केओस का, एक अफरा तफरी का आगाज़ होगा जो उसकी क्लास का सत्यानाश कर देगा और उसके क्लास के डिसिप्लिन को बड़ा गर्क कर देगा और उसको पढ़ाने नहीं देगा। ही मस्ट शो दैट देयर वॉज नो नॉनसेंस अबाउट हिम। उसे ज़रूर दिखाना होगा, ये बात जाहिर करनी होगी, शो करनी होगी कि उसकी क्लास में कोई बदतमीज़ी, कोई नॉनसेंस नहीं होगी अबाउट हिम, उसके इर्द गिर्द। और खुशकिस्मती से उसकी नज़र पड़ गई कि जहाँ से आवाज़ आई थी जिसने ये काम किया था। यू देयर इन द फर्स्ट रो, तुम जो इन द फिफ्थ रो, जो कि पाँचवीं कतार में, रो कतार, तुम पाँचवीं कतार में बैठे हुए लड़के, यू विद रेड हेयर, सुर्ख बालों वाले लड़के, व्हाट्स योर नेम, क्या नाम है तुम्हारा? बच्चे ने जवाब दिया, कोहली सर, मेरा नाम कोहली है। वेरी वेल कोहली, यू हैव 100 लाइन्स। तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम 100 कतारें लिख के दिखाओ, 100 सतरें लिख के दिखाओ। अब लाइन्स आपको मालूम ही है, जो किताब पे जो एक लिखी हुई हम कह सकते हैं कतार होती है, उसको हम अल्फाज की कतार को लाइन बोलते हैं। 100 लाइन्स ये एक पनिशमेंट है बेसिकली। कैसी पनिशमेंट है? मतलब डायरी पे लिखवाते हैं बच्चों से, अगर मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, आई शैल नॉट डू इट अगेन, आई शैल नॉट डू इट अगेन। बच्चा रिपीटेडली लिखेगा सेम लाइन्स, बार बार जब लिखेगा, एक तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक होगा, उसके लिए मतलब एक तंग कर देने वाला, नाखुशगवार किस्म का एक्सपीरियंस होगा। और फिर ये कि उसके घर जाकर उसके वालिदैन भी देखेंगे कि बच्चे ने कुछ ऐसा किया था, और घर जाके भी उसको बताना पड़ेगा डेफिनेटली कि इस वजह से मुझको ये सज़ा मिली थी। तो ऑटोमेटिकली ये एक महज़ब किस्म की सज़ा थी जो कि वहाँ पर चल जाती थी। नो ट्रबल एट ऑल आफ्टर दैट, उसके बाद कोई किसी किस्म का मसला पैदा ना हुआ, कोई मसला, तो कोई तकलीफ़ उसको क्लास में सामना नहीं करना पड़ा उसका। तो ये आप देख लें कि ये कितनी बड़ी सज़ा थी। 100 लाइन्स। ही हैड वन हिज फर्स्ट राउंड, उसने अपना पहला राउंड जीत लिया था। और पहली क्लास, फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो बड़ा अच्छा इंप्रेशन उसका पड़ा था कि वो बड़ा विजिलेंट किस्म का टीचर है, सब पर नज़र होती है उसको, उसके सामने शरारत करना कोई आसान काम नहीं है। उसके बाद फिर साल गुजरते चले गए, उसने अपने आप को एक अच्छे टीचर के तौर पर इस्टेब्लिश कर लिया। एंड ईयर्स लेटर, सालों बाद एक वाक़या पेश आया। व्हेन कोहली वाज एन ऑल्डरमैन ऑफ द सिटी ऑफ लंदन एंड अ बर्नेट
and various other things. He sent his son, also red-haired, to Brookfield. अच्छा, सालों बाद हुआ ये कि जो पहले कोहली जिसने शरारत की थी, पढ़ के पास आउट हो गया, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में चला गया और ऑल्डरमैन बन गया. ऑल्डरमैन एक नोबिलिटी का टाइटल है. ये मेयर का सबसर्विएंट होता है, ये मातहत होता है मेयर का. और मेयर के बारे में आपने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? पीस ऑफ स्ट्रिंग में, याद करें. मेयर नाज़िम को बोलते हैं, एक इलाके का निज़ाम संभालने वाला शख्स आमतौर पर मेयर कहलाता है. तो उसके अंडर होता है ये जो ऑल्डरमैन होता है. उसके बाद बर्नेट, ये भी उसके पास खिताब था, ये भी नोबिलिटी का टाइटल था. और ये अगरचे इतना बड़ा टाइटल होता नहीं है, लेकिन ये है कि इसको सर कह सकते हैं, इतना ये डिज़र्व करता है, इसको सर बोला जाता है. तो ये आपने जहन में रखनी है बात, क्योंकि इस पैराग्राफ के एंड पे एक बड़ी अहम बात इससे लिंक हमने करनी है. अब बर्नेट एंड वेरियस अदर थिंग्स, जब पहले वाला जो कोहली था जिसने शरारत की थी, वो बड़ा होकर ऑल्डरमैन बन गया लंदन शहर का, और बर्नेट बन गया, उसको सर कहा जाने लगा. ही सेंट हिज सन ऑल्सो रेड-हेड, उसने अपने बेटे को भी ब्रुकफील्ड में ही भेजा पढ़ने के लिए, और वो उसका बेटा वो भी सुर्ख बालों वाला ही था. एंड चिप्स वुड से, और चिप्स कहा करता था, कोहली, योर फादर वॉज द फर्स्ट बॉय आई एवर पनिश्ड व्हेन आई केम हेयर 25 years ago. 25 साल पहले जब मैं यहाँ पे आया तो तुम्हारा वालिद वो पहला शख्स था जिसको मैंने सजा दी थी. ही डिजर्व इट देन एंड यू डिजर्व इट नाउ. ये उस वक्त तुम्हारा वालिद मुस्तहिक था सज़ा का, अब तुम खुद मुस्तहिक हो. मतलब ये बात हमेशा तब कहा करता था जब ये कोहली, दूसरे वाले जो था सेकंड कोहली, ये फंस जाया करता था, कभी होमवर्क नहीं किया या किसी भी वजह से उसको सज़ा देने लगता. उसको कहता कि तुम्हारे बाप को मैंने 25 साल पहले सज़ा दी थी, वो पहला शख्स था मुझसे सज़ा लेने वाला, वो उस वक्त मुस्तहिक था, तुम अब मुस्तहिक हो. हाउ दे ऑल लाफ्ड, और कैसे वो सारे हंस दिए थे, बच्चे सारे बड़े इंजॉय कर रहे थे इस बात को. एंड हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड. ये सर अब कौन है? ये अचानक नया करेक्टर और रेलिवेंट नहीं है. ये अभी मैंने आपको बात बताई है सर वाली कि बर्नेट को सर कहा जा सकता है. तो ये सर रिचर्ड लाफ्ड, ये सर रिचर्ड कोहली, ये पहले वाले कोहली का नाम था. देखें ना, ये मुमकिन नहीं है ना ये कि बाप का नाम भी वही हो, बेटे का नाम भी वही है. तो कोहली जो है ना वो उनका फैमिली नेम है बेसिकली. तो फर्स्ट नेम उनका डिफरेंट है, सर रिचर्ड कोहली. इसका कोई और नाम होगा, एडम कोहली या एडवर्ड कोहली, इस तरह का नाम, यानी अंदाजन कोई और नाम इसका होगा बेटे का. पहले वाले का नाम क्या था? रिचर्ड कोहली. तो उसने अपने फादर को लिख के भेजा कि मेरी टीचर ने कहा कि 25 साल पहले उन्होंने आपको भी सजा दी थी. तो हाउ सर रिचर्ड लाफ्ड, तो सर रिचर्ड भी बहुत हंसे थे इस बात पर. व्हेन हिज सन रोड होम द स्टोरी इन नेक्स्ट संडेज लेटर. हर संडे को जो बच्चे थे वो घरों में ख़त लिखते थे. उस ख़त में बेटे ने लिख कर भेजा था कि आपको भी सुना है कि 25 साल पहले सजा मिली थी. And again, many years after that, there was an even better joke. उससे भी एक बड़ा लतीफ़ा सामने आया. For another कोहली had just arrived, क्योंकि एक और कोहली आ गया था. अब देखें ना, ये कैसे मुमकिन है कि वही दादा का नाम, वही उसके बेटे का नाम, वही उसके पोते का नाम. तो ये डेफिनेटली ये मुमकिन नहीं है. ये उनका फैमिली नेम था. For another कोहली had just arrived, एक और कोहली यहाँ पहुँचा था. Son of the कोहली who was son of the first कोहली, मतलब फर्स्ट वाले कोहली का पोता था ये. और चिप्स अभी भी वहीं पढ़ा रहा था. इसके करियर की अब तवालत का अंदाज़ा इससे लगा लें. 3 नस्लों को इसने पढ़ाया. अब ये इसने क्यों नहीं कहा कि ग्रैंड सन ऑफ द फर्स्ट कोहली? ये राइटर का एक अंदाज़ है, वो ज़रा जो अरसा है उसको हाईलाइट करना चाहता है कि कितना अरसा चिप्स वहाँ पर रहा. ये जो तीसरा कोहली था, ही वाज सन ऑफ द कोहली हु वाज सन ऑफ द फर्स्ट कोहली. And Chips would say, punctuating his remarks with that little punctuate, इसके 2 मतलब होते हैं. एक तो इसका मतलब है वो कॉमा, फुल स्टॉप और पंक्चुएशन, जो इन्वर्टेड कॉमास जो आपने फर्स्ट ईयर में 5 मार्क्स के लिए तैयारी की थी, वो काम पंक्चुएशन कहलाता है. या फिर पंक्चुएट का मतलब होता है वक्फा डालना, अपनी बात को रोकना. अब देखें ना, जब हम बोलते हैं उस वक्त तो हम नहीं शो करते कि ये कहाँ कॉमा है, कहाँ फुल स्टॉप है. तो सुनने वाला कैसे अंदाज़ा लगाता है? और मैं भी बोल रहा हूँ तो आप कैसे अंदाज़ा लगा रहे हैं? अब मेरी टोन से, अब देखिए, मैंने कोई सवाल पूछा, मैंने एंड पे उस टोन को थोड़ा सा रेज किया, थोड़ा सा बुलंद किया अपने लहजे को, तो वो सवाल बन गया. मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहता हूँ कि
इट इज़ अ बुक। अब एक उसका तरीका ये है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज कर दें, इज़ इट अ बुक या फिर इट इज़ अ बुक। अगर हम सेम स्ट्रक्चर इस्तेमाल करें तो इट इज़ अ बुक, ये एक सवाल बन जाएगा। तो एक तो टोन से अंदाज़ा लगाते हैं, दूसरी बात स्ट्रक्चर से अंदाज़ा लगाते हैं, तीसरी बात उसके रुकने से अंदाज़ा लगाते हैं। बोलने वाला मुनासिब मकाम पर अगर रुके ना तो उससे भी गलत फहमी पैदा हो सकती है। तो ये पंक्चुएट का मतलब होता है वक्फा डालना। रिमार्क्स, स्टेटमेंट्स, बयान विद दैट उम्फ। अब ये काफ़ी बूढ़ा हो गया था, ज़ाहिर है 3 नस्लों को पढ़ा रहा, 3 नस्लों से पढ़ा रहा था, तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो अब काफ़ी बूढ़ा हो गया था और उसके मुंह में दांत गिरने शुरू हो गए थे। तो ये बूढ़ा, आम तौर पे बूढ़ों के इस तरह मुंह से आवाज़ें निकलती रहती हैं। दैट हैड बाय देन बिकम अ हैबिट विद हिम, जो कि उसकी उस वक्त तक आदत बन चुकी थी और बाद में हम देखेंगे बच्चे इसका मजाक भी उड़ाते थे। कोहली, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशंस। तुम विरसे में मिली हुई, इनहेरिटेड विरसे में मिली हुई, ट्रेडिशंस रिवायात, स्प्लेंडेड शानदार। स्प्लेंडेड आपने पढ़ा था कहाँ पे, रिवॉर्ड में, जब गॉर्जस को पोस्ट मिल गई थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहा था, तो उसके लिए स्प्लेंडेड सीन, स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, स्प्लेंडेड ड्रेस वगैरह वहाँ पे इस्तेमाल हुए थे, शानदार। तो वो कहता है कि कोहली, तुम विरसे में मिली हुई रिवायात की एक इंतहाई शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंड फादर, मुझे तुम्हारे दादा याद हैं। ही कुड नेवर ग्रास्प द अब्लेटिव एब्सोल्यूट। ग्रास्प का मतलब अंडरस्टैंड, समझना, वैसे इसका लफ्ज़ी मतलब और भी होता है। ग्रास्प का मतलब मजबूती से पकड़ लेना, गिरफ्त मजबूत कर लेना। अब्लेटिव एब्सोल्यूट क्या है? अब्लेटिव एब्सोल्यूट ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि चिप्स पढ़ाता क्या था। वो लातीनी ज़ुबान पढ़ाता था। मिस्टर चिप्स लातीनी ज़ुबान पढ़ाता था, रोमन हिस्ट्री पढ़ाता था। ये दो इनका वाज़ेह तौर पर जिक्र किया गया है। अच्छा, उसमें लातीनी ग्रामर में अब्लेटिव एब्सोल्यूट एक टर्म है, ठीक है जी। ये अंग्रेजी ग्रामर में हमें नहीं मिलती बिल्कुल भी, अब्लेटिव एब्सोल्यूट। अ स्टूपिड फेलो योर ग्रैंडफादर, तुम्हारे दादा एक बड़े अहमक, बड़े बेवकूफ़ शख्स थे। अब देखें, ये क्लास के लिए बड़ा महजूज कर देने वाली एक बात थी। एंड योर फादर, और तुम्हारे बाप, तुम्हारे डैडी, आई रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल। वो उस दूर वाले डेस्क पे, दीवार के पास जाके बैठते थे। ही वाज़न्ट मच बेटर आइदर, तुम्हारे दादा तो अहमक थे ही थे, तुम्हारा बाप भी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं था उससे। बट आई डू बिलीव माई डियर कोहली दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि सबसे बेवकूफ़ तुम साबित होगे। रोर्स ऑफ लाफ्टर, कह कहे गूंज उठते थे इस बात पे। अब यहाँ पे ज़रा याद कर लीजिए कि ये सारी यादें हैं, ये सारी मेमोरीज़ हैं। और मिस्टर चिप्स इस वक्त एक बहुत बूढ़ा शख्स है जो कि बेड पे पड़ा रहता है, बीमार रहता है ज़्यादातर। और अब ये वापस उसी बुढ़ापे की तरफ आखिरी पैराग्राफ हमें ला रहा है। अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड। वरना देखें ना, इसका पहले वाले इस गुजरे हुए पैराग्राफ से रब्ता डायरेक्ट नहीं बन रहा। उसमें वो अभी स्कूल में पढ़ा रहा है और लेसन ले रहा है, बूढ़ा है बेशक। यहाँ पे हमें बताया गया है कि लेसन के शुरू में उसको रिटायर हुए 10 साल हो चुके हैं। तो वापस बुढ़ापे की तरफ। अ ग्रेट जोक दिस ग्रोइंग ओल्ड, ये बूढ़ा होना भी कैसा मजाक है, कितना बड़ा मजाक है, ग्रेट जोक। बट अ सैड जोक टू इन अ वे, लेकिन एक लिहाज से ये एक अफसरदा मजाक भी है। एंड एज अ चिप सेट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल्स, गेल्स गस्ट्स, आपने ओवरकोट में एक पढ़ा था, आई सी गस्ट्स ऑफ विंड्स स्ट्राइकिंग हिम लाइक अ स्टील। अब उसमें गेल्स थपेड़े, हवा के बगोले, तेज हवा का टकराव। एज चिप सैट बाय हिज फायर विद ऑटम गेल, जब मौसम खिज़ां, जब मौसम गर्मा चला जाता, समर चला जाता, तो ज़रा सर्दियाँ आ रही होती थी, ऑटम भी समझ लें इट यूज टू बी हार्बिंजर ऑफ विंटर सीजन। आग के पास जब बैठा होता और तेज़ हवा के बगोले आते, रैटलिंग द विंडो, रैटल भी आपने कई बार पढ़ा। एक तो आपने हीट लाइटनिंग में पढ़ा, द डोर रैटल्स विशियसली। रैटल का मतलब बजना, टकराना, खड़खड़ाना। द विंडोज़, वो जो हवा के बगोले थे वो खिड़की के शीशों में क्या करते, रैटलिंग पैदा करते, खड़खड़ाहट पैदा करते। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस स्वेप्ट ओवर हिम वेरी ऑफन अंटिल टीयर्स फेल।
वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस, उसके जहन में यादें लगातार आ रही थी। ये भी हमने पहले पढ़ा है इसी चैप्टर के पैराग्राफ में कि उसके जहन में हर वक्त माजी की यादें चलती रहती थीं। कुछ ह्यूमर लाती थीं, कुछ अफसरदगी लाती थीं, कुछ मज़ाह लाती थीं, कुछ गमी लाती थीं। स्वेप्ट ओवर हिम, उसके अंदर से होकर गुजर जाती। वेरी ऑफन, अक्सर, अंटिल टीयर्स फेल, हता के उसके आंसू बह जाते। सो दैट व्हेन मिसेस विकेट केम इन विद हिज कप ऑफ टी, मिसेस विकेट जब आती उसका चाय का कप लेकर, she did not know whether he had been laughing or crying and neither did Chips himself। तो मिसेस विकेट को पता ना चलता कि उसे के आने से पहले जो आखिरी याद मिस्टर चिप्स को आ रही थी वो अफसरदगी लाई या हंसी लाई, कोई पता नहीं चलता था। उसका मूड जो था वो इस तरह होता था। क्योंकि ये हमने ये भी बात पढ़ी थी कि वो कहता था कि टैब से पहले मेरे लिए, कॉल ओवर से पहले मेरे लिए, फलां बेल से पहले मेरे लिए चाय लेकर आओ। जब चाय लेकर आती थी तो मिस्टर चिप्स यादों में खोया होता था, लेकिन किस तरह की यादें होती थीं मिसेस विकेट अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि गमगीन यादें होती थीं या फ़नी यादें होती थीं। अब ये चैप्टर 1 इसकी रीडिंग मुकम्मल हो चुकी है, ये यहीं तक था। और नेक्स्ट इसकी जो सिनोनिम्स हैं उनको पहले देख लेते हैं। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस का क्या यहाँ पे सिनोनिम दिए गए हैं, एडजेक्टिव है ये। और वेरी ग्रेट हमने पढ़ा ना, ट्रिमेंडस ऑर्डियल, ह्यूज, एनॉर्मस बहुत बड़ा, इमेंस, क्लोसल, मैसिव, प्रोडिजस याद होगा आपको, फूलिश क्वैक में आपने पढ़ा था। These camels are animals of prodigious size and strength. Stupendous, monumental, mammoth and so on। आगे देख लें। Ordeal आजमाइश को बोलते हैं। Painful और unpleasant experience, trial, tribulation, ये भी दोनों पढ़े थे आपने I have a dream में। ठीक है, वो कहता है I am not unmindful of the fact that some of you have come here from great trials and tribulations, test, nightmare, trauma, baptism of fire, hell on the earth। Lusty, लस्टी को मतलब हमने क्या पढ़ा यहाँ पे हमारे कंटेक्स्ट में, लस्टी उसने क्या कहा था, लस्टी बारबेरियंस। तो हेल्थी, स्ट्रॉन्ग, फिट, विगरस, रोबस्ट, हेल एंड हार्टी, एनर्जेटिक, वाइटल, लाइवली, बर्स्टिंग विद गुड हेल्थ, ब्लूमिंग, ये उन बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ था, हट्टे कट्टे। अच्छा, उसके बाद वर्ड हमारे पास है बारबेरियन। जब उसने कहा ना लस्टी बारबेरियन, तो मैंने क्या कहा था, बारबेरियन जंगली को बोलते हैं। जो रोमन्स थे और ग्रीक थे, ये जो नॉन रोमन्स और नॉन ग्रीक थे उनको बारबेरियंस बोलते थे। इसी तरह अरबियों के बारे में कहा जाता था कि वो नॉन अरेबिक पीपल को अजमी बोलते थे, अजमी। तो बारबेरियन जंगली को बोलते हैं। अच्छा, अजमी किसको बोलते थे, जो नॉन अरब होता था। वैसे उसका लफ्जी मतलब कहा जाता है कि गूंगा होता है। तो अरब जो थे उनको अपनी फसाहत और बलागत और अपने जो क़ुव्वत बयान था उस पर इतना नाज था कि वो कहते थे कि कोई जो नॉन अरब पीपल हैं वो हमारी तरह कोई बयान ना लिख सकते हैं ना कह सकते हैं। अच्छा, इस तरह जो बारबेरियन जंगली हैं, जो ग्रीक और लेट रोमन थे, इनको अपने इल्म पर इतना नाज था कि वो हम कह सकते हैं कि दूसरों को जंगली बोलते थे कि उनके पास इल्म नहीं है, जंगली हैं, वैशी हैं। सैवेज, ब्रूट, बीस्ट, वाइल्ड मैन और वुमेन एंड ट्रोग्लोडाइट, रफियन, लाउट, ठग। पाउंस, झपटना हमने ये पढ़ा था। रेडी टू पाउंस अपॉन हिम एज द लेजिटिमेट प्रे। जंप ऑन, स्प्रिंग ऑन, लीप ऑन, स्वूप, dive at, drop down on। legitimate prey, legitimate legal, कानूनी, rightful, lawful, genuine, authentic, real, true, proper, correct, authorized and so on। अच्छा जी, prey, legitimate prey की बात हुई है, शिकार। अच्छा, इसमें मैंने एग्जांपल देने के लिए यहाँ पे 2 सेंसेस रखे हैं। देखिए, पहला सेंस जो है ना, क्वारी, गेम, किल, ये जो है ना ये हमारे काम के नहीं है। दूसरा सेंस जो ना ये हमारे लिए यहाँ पे जो रेलेवेंट बनेगा, विक्टिम, टारगेट और ड्यूप। तो जो अनप्रिंसिपल्ड है इसके लिए हमने देखा था कि गैर मज़हब शख्स को बोलते हैं, बदतमीज़, अनडिसिप्लिन्ड, इमोरल, अनएथिकल, अनस्क्रपलस, इमोरल, डिसऑनरेबल एंड सो ऑन। रफियन, रफियन हमने एक लफ्ज़ रास्कल पढ़ा था, यू ओल्ड रास्कल गेट आउट ऑफ हियर, यू हैव नथिंग टू डू विद यू, इस तरह पीस ऑफ स्ट्रिंग में इस्तेमाल हुआ था रास्कल। तो रास्कल का ये सिनोनिम है रफियन। रास्कल यहाँ पे कहीं हम देख भी लेंगे, जो सिनोनिम यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे सेकंड लाइन में दिए हुए हैं रास्कल। ठग, रफ नेक, स्काउंड्रल, विलन, रॉग। थोड़ा सा इसका स्पेलिंग ठीक कर लें, ये रॉग स्पेलिंग एंड पर ROGUE, इसमें थोड़ा सा आउट ऑफ स्क्रीन गया हुआ था पार्ट। रास्कल, लाउट, हुलिगैन, होल्डम, हुडलम।
नेक्स्ट जो है ये हमारे पास वर्ड है बेटिंग, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो ये लफ्ज़ बेटिंग है, फसाना, मैंने कहा था ना, बेटिंग ऑफ न्यू मास्टर्स वहाँ पे इस्तेमाल हुआ था लेसन के अंदर। टॉन्ट, गोड, प्रोवोक, पिक ऑन, टॉर्मेंट, टॉर्चर, परसिक्यूट, बैजर, ये अल्फाज के ज़रिए फंसाने के सेंस में इस्तेमाल हुआ है डेफिनेटली। टीज, अनॉय, इरिटेट, गेट समवन्स बैकअप। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है जी इम्प्लेकेबल, मैंने क्या कहा था, अनस्टॉपेबल, जिसको रोका ना जा सके। अनअपेजेबल, अनपेसिफाइबल, अनप्लेकेटेबल, अनमॉलिफाइबल, अनफॉरगिविंग, अनस्पेयरिंग, यहाँ पे कहीं अनस्टॉपेबल भी डेफिनेटली होना चाहिए, आप खुद उसमें ऐड कर लें, अनस्टॉपेबल इसका एक अच्छा सिनोनिम हो सकता है। अच्छा, इसी तरह मॉब हमने बात की थी, ग्रुप भी हो सकता है और क्राउड भी हो सकता है। क्राउड, होर्ड, मल्टीट्यूड, रेबल, मैस, बॉडी, थ्रॉन्ग, ग्रुप, होस्ट, पैक, प्रेस एंड सो ऑन। नेक्स्ट वर्ड अस्यूम के लिए हमारे पास है, उसको अंडरलाइन कर लेते हैं पहले। हम ये किसके लिए सिनोनिम पढ़ रहे हैं, अस्यूम। A scowl he assumed to cover his inward nervousness, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, तो ये इसके लिए हम पढ़ रहे हैं। feign, fake, put on, simulate, counterfeit, sham, affect। अफेक्ट ये असरअंदाज होने वाला नहीं है, ये बनावट वाला है। एक आपने पढ़ा था अफेक्टेशन और अफेक्शन फर्स्ट ईयर में, पेयर्स ऑफ वर्ड्स आपको याद होगा। अफेक्शन, अफेक्टेशन, अफेक्शन मोहब्बत, अफेक्टेशन बनावट, मुनाफकत, ये वो अफेक्ट है, मतलब एक ऐसा एहसास तारी कर लेना अपने जिस्म पे, चेहरे पे, जो कि हकीकत में आपके अंदर नहीं है। स्लैंट, मैंने कहा ना तिरछा होके पड़ती थी शुआएं। स्लोप, टिल्ट, इंक्लाइन, बी एट एन एंगल, टिप एंड सो ऑन। ओके, यहीं तक थे हमारे ये सिनोनिम जो ना आज के लेसन के लिए। इसमें जो अगेन डिस्क्रिप्शन में मैं कोशिश करूँगा कि जो पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैं आपको दे दूँ, डिलीवर कर दूँ। और इसके बाद पूरे चैप्टर मुकम्मल होने के बाद एक छोटा सा टेस्ट, जिस तरह पहले भी मैं ट्रेडिशनली करता आ रहा हूँ। आपके पहले जो बुक 2 में 3 चैप्टर्स हमने पढ़े थे, हर चैप्टर के एंड पे मैंने एक टेस्ट रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे। इसमें भी इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछ लिया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।